साल था 1885। एक औरत थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, और जब उसे लगा कि अब कुछ बचा नहीं है, तब कुछ ऐसा हुआ जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। साल था 1885। सितंबर का महीना था और इंग्लैंड के एक शांत देहात की ओर जा रही थी एक महिला। मैरी घोड़ा गाड़ी से उतरकर मिट्टी के रास्ते पर खड़ी थी। वो लंदन से करीब 100 मील दूर आई थी अपने पति की मोसी से मिलने। मैरी के पति की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी, और उस हादसे के बाद से वो खुद में बंसी हो गई थी। मौसी ने उसे खास तौर पर बुलाया था, शायद इसलिए कि मैरी थोड़ी देर अकेलेपन से बाहर आ सके। सामने एक पुराना सा बड़ा सा घर था। मैरी ने अपना छोटा सा बैग उठाया और दरवाजा की ओर बढ़ी और धीरे से घर को दस्तक दी। दरवाजा नौकरानी ने खोला और वो मुस्कुराई और मैरी का स्वागत किया और उसे गेस्ट रूम की ओर ले गई। मैरी ने अपना बैग वहीं रख दिया और वो फिर सीधा मौसी के कमरे की ओर बढ़ी। जब वो वहां पहुंची तो देखा मौसी बिस्तर पर लेटी हुई थी। बहुत उम्रदराज थी और शायद बहुत दिनों से बीमार भी थी। मौसी ने मैरी को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैरी पास बैठ गई तो उन्होंने कुछ देर हल्की फुल्की बातें की कि सफ़र कैसा रहा, मौसम कैसा है, लंदन की हलचल कैसी है। लेकिन फिर मौसी ने अचानक उसकी ओर देखा और पूछा, कैसी हो मैरी? सच में वो सवाल सीधा दिल तक उतर गया। मैरी ने महसूस किया कि उसके गले में कुछ अटक गया है। आंखों में नमी आ गई। और 2 साल हो गए थे, लेकिन उसके पति की याद अब भी उसकी दिलों में ताज़ा थी। वो एक हादसे में चले गए थे अचानक, और उसके बाद मैरी जैसे उस समय में ही रुक गई थी। पर उसकी इर्द गिर्द के लोगों ने, दोस्त रिश्तेदार सब यही कहते थे कि तुम अब भी जवान हो, जिंदगी तुम्हारे सामने है, आगे बढ़ो। पर मैरी के लिए ये इतना आसान नहीं था। उसने मौसी से बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ, सफ़र थका देने वाला था, अब मैं सोने जा रही हूँ। मौसी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, सुबह आराम से बात करेंगे। मैरी गेस्ट रूम में गई, आराम के कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन कुछ घंटों बाद रात के अंधेरे में वो अचानक उठ बैठी। पसीने से भीगी हुई थी, काँप रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, क्या हो रहा है। और फिर उसे धीरे धीरे याद आया, एक सपना। एक बड़ा सा मैदान था, बिल्कुल खाली, दूर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी। मैरी उस झोपड़ी से डरती थी, पर फिर भी उसके पैर उसी ओर बढ़ने लगे जैसे कोई खींच रहा हो। जैसे जैसे वो झोपड़ी के पास पहुंची, अंदर से किसी की कहराने की आवाज़ आने लगी। उसने डर के बावजूद भी दरवाज़ा खोला। अंदर एक महिला बैठी थी, और कमज़ोर, बीमार, टूटी हुई। लेकिन बात यही नहीं रुकी। उस महिला का चेहरा उसके पति जैसा था, और वहीं मैरी की नींद खुल गई। वो बुरी तरह हाफ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सपना था या कोई याद या कोई संकेत। काफ़ी देर तक वो बिस्तर पर बैठी रही। फिर उसने सोचा कि बाहर निकलती हूँ, थोड़ा टहलती हूँ, दिमाग शांत हो जाएगा। उसने ब्रांडी की फ्लास्क उठाई, जैकेट पहनी और बाहर चली गई। चांदनी रात थी। मैरी अपने कंधे पर जैकेट डाले हाथ में ब्रांडी की छोटी फ्लास्क लिए पैदल चल रही थी। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि थोड़ी देर टहल कर मन को हल्का करना था। शहर में पली बड़ी मैरी के लिए ये देहात सी शांत रात नहीं सी लग रही थी। इतनी शांति, इतनी खुली हवा। उसने महसूस किया कि वो चलते चलते काफ़ी दूर निकल आई है, और वो एक छोटे से टीले पर चढ़ रही थी।
और जब ऊपर पहुंची तो उसके कदम थम गए। उसके सामने फैला था एक बड़ा सा मैदान और ठीक बीच में वही झोपड़ी जो उसने अपने सपने में देखी थी। जैसी झोपड़ी सपना था, टूटी हुई अकेली अजीब ढंग से वहाँ मौजूद मैरी वहीं रुक गई। उसका दिमाग कह रहा था कि ये सब एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन दिल में कहीं डर बैठ गया था। और फिर जाने क्यों उसके पैर उसी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई, सपने की तरह जैसे शरीर खुद चल रहा हो। और जैसे जैसे वो झोपड़ी के पास पहुंची, उसे अंदर से आवाज़ें आने लगी। कोई कह रहा था। मैरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब वो झोपड़ी में ठीक सामने थी, उसके कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। वहाँ एक औरत बैठी थी, कमज़ोर, गंदे कपड़ों में, थकी हुई और बेहोशी की हालत में। मैरी कुछ पल वहीं खड़ी रही। ये सपना नहीं था, ये कोई सच में ज़रूरतमंद इंसान थी। शुक्र की बात ये थी कि उसका चेहरा उसके पति जैसा नहीं था। कम से कम वो सपना यहाँ तक तो नहीं आया था। लेकिन अब सवाल था, अब क्या किया जाए? मैरी खुद को भी नहीं समझा पा रही थी कि उसे यहाँ करना क्या चाहिए। गांव से बाहर अस्पताल बहुत दूर, और ये औरत इतनी कमज़ोर कि चल भी नहीं सकती थी। और कुछ देर सोचने के बाद मैरी ने वहीं बैठने का फैसला लिया। उसे लगा कि अगर मैं अभी उसे छोड़ गई तो शायद ये रात भी नहीं देख पाएगी। कम से कम मैं साथ तो रह सकती हूँ। उसने अपनी जैकेट उस औरत की ओढ़ा दी और उसे थोड़ा थोड़ा ब्रांडी पिलाई। वो दोनों एक अजनबी के साथ उसी झोपड़ी में बैठे रहे पूरी रात। सुबह हुई, सूरज की हल्की रोशनी झोपड़ी में आई। मैरी ने देखा वो औरत अब भी जिंदा थी। थोड़ी सी हालत सुधरी लग रही थी, मतलब सुधरी हुई हालत लग रही थी। अब मैरी सोच रही थी कि चलो अब तो सुबह हो गई, अब मैं किसी से मदद ले सकती हूँ। और तभी बाहर से घोड़े की टाटों की आवाज़ आने लगी। एक बग्गी सड़क से गुजर रही थी। मैरी झटपट बाहर भागी, हाथ हिलाया, रुकिए, प्लीज़ मदद कीजिए। बग्गी से एक आदमी बाहर निकला। मैरी ने जल्दी से पूरी बात बताई और वो आदमी तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने झोपड़ी में आकर उस औरत को गोद में उठाया, बग्गी में रखा और फिर मैरी के साथ वापस मौसी के घर चला गया। नौकरानी को तुरंत डॉक्टर बुलाने भेजा गया। मैरी को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा अब शायद सब ठीक हो जाएगा। पर उस पूरी रात जागने से दर्द, थकान और तनाव का असर अब दिखने लगा था। वो अपने कमरे में गई, लेटी और महसूस किया कि वो सिर्फ थकी नहीं है, वो बीमार पड़ रही थी। उसे बुखार चढ़ने लगा, धीरे धीरे तेज बुखार हो गया। फिर वो हालत ऐसी हो गई कि अगले कई हफ्तों तक वो बिस्तर से उठ नहीं पाई। होश और बेहोशी के बीच झूलती रही, सपनों, दर्द और अंधेपन से भरी हुई नींद में। अक्टूबर का महीना चल रहा था। कई हफ्तों तक बुखार और कमजोरी में पड़ी मैरी एक दिन सुबह अपनी आंखें खोलती है। कमरे में धीमी रोशनी थी। सब कुछ थोड़ा अनजाना सा लग रहा था, पर जैसे ही नजरें सामने पड़ी, कुर्सी पर गई, मैरी थोड़ी चौकन्नी हो गई। वहाँ कोई बैठा था। पहले लगा शायद कोई नर्स होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई लोग उसे देखने आते रहते थे। लेकिन ध्यान से देखा तो चौंक गई। वो वही औरत थी जिसे उसने उस रात झोपड़ी से उठाया था। अब वो ना थकी हुई दिख रही थी, ना बीमार, बल्कि एकदम शांत और ठीक ठाक। वो मुस्कुरा रही थी,
जैसे मैरी के ठीक होने का इंतजार कर रही थी। मैरी को कुछ समझ नहीं आया, ये अब भी यहाँ क्यों है इतने दिनों बाद। और जैसे ही मैरी कुछ पूछती, उस औरत ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। मैरी, मुझे लगता है अब तुम्हें सब बताना ज़रूरी है। और फिर उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जो बिल्कुल किसी नाविक की डूबती डायरी जैसी थी। कुछ साल पहले उस औरत ने एक जहाज़ पकड़ा था इंग्लैंड से ब्राज़ील जाने के लिए। 5 दिन बाद बीच समुद्र में जहाज़ में आग लग गई। अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वो औरत उस वक्त अपने कमरे में सो रही थी, पर तभी एक अजनबी कमरे में घुसा, उसे उठाया और भागते हुए उस लाइफ बोट तक ले गया। उसी अजनबी की वजह से उसकी जान बची। वो औरत, वो अजनबी और कुछ और लोग लाइफ बोट के सहारे किसी तरह एक सुनसान टापू पर जा पहुंचे। वहाँ 1 साल बिताया उन्होंने। ना खाना ना पीना, साफ पानी, बस जिंदा रहने की कोशिश। वक्त के साथ उस अजनबी की हालत बिगड़ने लगी, शरीर भी और दिमाग भी। जब 1 साल बाद उन्हें एक जहाज ने बचाया और वापस इंग्लैंड लाया, वो आदमी बिल्कुल टूट चुका था। उसे मानसिक अस्पताल में भेजा गया और वही उसे भूल गया। पर वो औरत उसे नहीं भूली जिसने मेरी जान बचाई। अब उसे कोई नहीं पहचानता। कम से कम मुझे उसे उसके घर वालों तक पहुंचाना चाहिए। उसने बहुत खोजबीन की और आखिर उसे एक पता मिला, एक रिश्तेदार का जो इंग्लैंड के एक गांव में रहता था। बस जो कुछ पैसे थे खर्च किए, जहां तक सवारी मिली, फिर पैदल चली। चलते चलते भूखी हो गई, प्यासी से हो गई, पर वो रुकी नहीं। और जब बिल्कुल ख़त्म हो गई तो वो झोपड़ी मिल गई और उसमें लगा शायद यहाँ मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैरी उस रात, उसी वक्त, उसी झोपड़ी तक पहुँच गई। क्यों? सिर्फ एक सपना। मैरी चुपचाप ये सब सुन रही थी। फिर अचानक वो औरत मुस्कुराई और कहा, मैरी, तुम्हें अब पहचानना चाहिए। और तभी दरवाज़ा खुला, एक आदमी अंदर आया। मैरी के लिए जैसे समय वहीं रुक गया। वो उसका पति था, जिसके बारे में सबने मना किया था कि वो 2 साल पहले मर गया था। पर असल में वो उसी जहाज़ में था, उसी हादसे का हिस्सा। और फिर उसी टापू पर उसी संघर्ष ने जिसने उसकी पहचान छीन ली। वो पागल नहीं था, वो गायब नहीं हुआ था, वो जिंदा था। और सिर्फ इसलिए आज यहाँ खड़ा था क्योंकि उस औरत ने उसे ढूंढने का फैसला किया और क्योंकि मैरी ने उस रात को वो सपना देखा। अंतिम पंक्तियाँ आपके लिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी कुछ कहानियाँ इतनी असंभव लगती है कि दिमाग उन्हें ना सच मानने से मना कर देता है। लेकिन ये सब हुआ था और अखबारों में भी ना ये छपा था। एक सपना, एक झोपड़ी, एक मुलाकात और एक जिंदगी जो दोबारा जी उठी। अब सोचिए, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कुछ और था जो सब कुछ जोड़ रहा था।